हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है यूट्यूब प्राइमरी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के क्वेश्चन और जीके जीएस के। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। क्या है? डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है विद्युत को यांत्रिक में, चुंबकीय को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, किस रूप में परिवर्तित करता है? हाँ, उत्तर करिए। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है यांत्रिक को विद्युत में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हार्स पावर बराबर होता है 700 वाट, 750 वाट, 746 वाट, या फिर 800। एक हार्स पावर बराबर होता है ना? 700, 750, 746 या फिर 800। तो एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी का बहता हुआ जल। क्या है? नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत, या फिर गतिज। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो नदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा का संवहन करता है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत चुंबक, विद्युत अपघटय, फोटो सेल, संचायक सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत चुंबक, विद्युत अपघटय, फोटो सेल, संचायक सेल। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? संचायक सेल के द्वारा होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल, जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड, किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल, या फिर जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड, या फिर किलोवाट घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की,
वर्षा की या फिर तापमान की? पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। कार्य, बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भौतिक राशि अन्य से भिन्न है बल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। क्या है? ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, वेग पर या फिर तीव्रता पर? ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, किस पर करता है? ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर करता है? आवृत्ति पर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? ध्रुवण, परावर्तन, व्यक्तीकरण या विवर्तन? क्या है? निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? ध्रुवण, परावर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन? तो ध्रुवण नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? ध्रुवण। ये प्रकाश में होता है। कहाँ होता है? प्रकाश में, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंग में ध्रुवण नहीं पाया जाता है, ध्रुवण प्रकाश में पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग उदाहरण है नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, वायु में ध्वनि तरंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या फिर वायु में ध्वनि तरंगे। निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वायु में ध्वनि तरंगे। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंगे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना का सृजन कब हुआ? ठीक है, तेलंगाना का सृजन कब हुआ? दो जून 2014 को, 1 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को? तेलंगाना का सृजन कब हुआ? 2 जून 2014, 1 नवंबर 2000 को,
10 नवंबर 2000 को या फिर 1 जनवरी 2000 को। तो कब किया गया? तेलंगाना का सृजन 2 जून 2014, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 को किया गया, 2014 को किया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लाए गए हैं? क्या है? मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लाए गए हैं? इटली, सोवियत संघ, फ्रांस या फिर यूएसए। ठीक है कब हो जाएगा? मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लाए गए हैं? इटली, सोवियत संघ, फ्रांस, यूएसए। कब हो जाएगा? मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लाया गया है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी नदी निकलती है कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से, गोमुख से या फिर तपोवन से? कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से, गोमुख से या फिर तपोवन से? कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख से। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात? किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी या फिर वी आकार की घाटी या जलप्रपात? तो स्थलाकृति का निर्माण यू आकार की घाटी से हुआ है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? भारत का पूछ रहा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी? कौन सा हो जाएगा? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट केटू, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या फिर नेपाल का? क्या है? माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या फिर नेपाल का? माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर तिब्बत का पठार? इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार, मालवा का पठार,
छोटा नागपुर का पठार या फिर तिब्बत का पठार। तो कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? पूर्वी उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, उत्तरी घाट या फिर पश्चिमी घाट व नीलगिरी। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, उत्तरी घाट या फिर पश्चिमी घाट व नीलगिरी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत में भूस्खलन की घटनाएं हिमालय में होती है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आज थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए जो है आवाज़ में परिवर्तन दिख रहा है आप लोगों को, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो हिमालय पर्वत परतदार हो जाएगा। परतदार पर्वत का उदाहरण है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या फिर सह्याद्री। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, सह्याद्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? माउंट आबू एक पर्वतीय स्थल, कौन सी पर्वत? ये अरावली पर्वत श्रृंखला की में स्थित है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित द्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति सर्वाधिक भूमि है? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में या फिर उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर हो जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण या प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं।
उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर यूरोप और एशिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, या फिर यूरोप और एशिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अफ़गानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस या फिर लग्जेमबर्ग। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? कौन सा नहीं है? अफ़गानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस या फिर लग्जेमबर्ग। तो कौन सा नहीं है? लाइबेरिया, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? भारत, भूटान, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? भारत, भूटान, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश पाकिस्तान हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है? बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला या फिर वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर या वेनेजुएला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इक्वाडोर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा हिंद महासागर में चलती है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, द हेग में, एम्स्टर्डम में या फिर वियना में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? द हेग में, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर, धर्म में हस्तक्षेप न करना, धर्म की अवज्ञा, किसी भी धर्म को न मानना। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, तो धर्मनिरपेक्षता से सभी धर्मों का आदर करना हो, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? क्या है? निम्न में से एक हरित गृह गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो कौन सा नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, यानी शाम 8 बजे पर्यावरण और GK/GS की क्लास चलती है और सुबह 7 बजे हिंदी की क्लास चलती है। तो आप लोग देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।